आज मैं कराची के एक डिफेंस के इलाके में मौजूद हूँ। कहा जाता है कि ये कराची का एक पॉश एरिया है, पर यहाँ के हालात भी कुछ कम ठीक नहीं। नाज़रीन, जिस भाई के साथ आज मैं मौजूद हूँ, इस भाई की बहुत ही कीमती चीज़, इसका प्यारा रिश्ता, इसका साथी, इसका भाई अब इस दुनिया में मौजूद नहीं। आखिर क्या हुआ? इस घर के अंदर मैं अपने कदम बढ़ा नहीं सकी क्योंकि एक मातम सा समा छाया हुआ है। इस घर की खुशियाँ अब इस घर में नहीं। आखिर इस घर में हुआ क्या? इनके भाई के साथ हुआ क्या? चलकर देखते हैं। और करें। 27 अप्रैल 2013 17 साला मासूम हमजा को मौत की नींद सुला दिया गया। एक थप्पड़ का जवाब 4 गोलियों से दिया गया। इन दोनों वाकयों में इंसाफ तो ना मिल सका, लेकिन दौलत के नशे में धुत नौजवान खून की होली खेलते रहे। हाल ही में होने वाला एक और वाकया जिसने घर में रहने वालों की नींद, सुकून, चैन सब छीन लिया। 8 मई 2014 को मामूली तकरार पर 18 साला सुलेमान लाशारी के जिस्म में गोलियां उतार दी गई। सुलेमान अपने गार्डन में ए लेवल्स के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था जब कातिल सलमान अबड़ो, जो कि ना ही सुलेमान का रिश्तेदार है और ना ही दोस्त, 8 मई को अपने 5 गार्ड्स के साथ सुलेमान के घर में घुसकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गया। इंसानी जान इतनी आम क्यों? हम कब तक शाहजेब, हमजा और सुलेमान जैसे मासूम बच्चों के लिए इंसाफ की भीख मांगते रहेंगे? दौलत के बल पर इंसानी जान लेना इतना आसान हो चुका है कि अब हर कोई दौलत के बल पर खून से अपने हाथ रंग लेता है। जी नाजरीन, इस घर में आते हुए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत थी मुझे। बहुत ही दर्दनाक कहानी है ये। मेरे साथ कादर भाई भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले भाई से पूछूं कि एक्चुअली हुआ क्या उस रात को और उन्होंने क्या देखा। बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। समझ नहीं आ रहा था किस तरह करेंगे ये शो, लेकिन इंसाफ भी चाहिए। जी, मैं जानना चाहूँगी कि हुआ क्या उस तरह। देखिए, ये रात को 2 बजे का टाइम था, 8 तारीख। मेरा भाई सुलेमान वो लॉन में बैठ के पढ़ रहा था क्योंकि उसका नेक्स्ट मॉर्निंग उसका एग्ज़ाम था, ओ लेवल्स का इंग्लिश का। हमारा एक गार्ड है जो कि गेट के अंदर की साइड पे बैठा हुआ था और मैं, मेरी मदर, मेरे ब्रदर इन लॉ, हम लोग बैल्कनी में ऊपर बैठे हुए थे और उस वक्त चाय सर्व हो रही थी। क्योंकि मेरे भाई का एग्ज़ाम था, नेक्स्ट मॉर्निंग से काफ़ी फ्रेंड्स आ रहे थे, जा रहे थे। इस वजह से बच्चों में होता रहता है एग्जैक्टली जो होता है जिस तरीके से एग्ज़ाम्स के दिनों में, इसी वजह से जो हमारा वॉक इन और वॉक आउट वाला गेट जो है, छोटे वाला गेट जी, जिससे अभी हम लोग अंदर आए, वो खुला हुआ था थोड़ा सा। एकदम से तकरीबन 2 बजे के वक्त रात को एकदम से एक गाड़ी रुकी है आके घर के आगे, ब्लैक रंग की वीगो, जिसमें से 6 लोग उतरे हैं और 3 और उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी हमारे गेट के ऊपर। आपने देखे होंगे अभी तक उसके निशान है। जी बिल्कुल। और फायरिंग करते हुए ही विदिन सेकंड्स
3 लोग जो हैं हमारे घर के अंदर घुसे हैं गेट से, जो खुला हुआ था, जिसमें एक लड़का था जिसका नाम हमें मालूम हुआ सलमान अबड़ो है। बाकी 2 जो थे उसके साथ उसके गार्ड्स थे, जो कि पुलिस वाले हैं, हमें पता चला कि वो पुलिस वाले हैं। अच्छा। उन तीनों के अंदर आते ही हमारा जो गार्ड अंदर बैठा था उसकी मजम्मत करने पे उससे सबसे पहले उन्होंने ज़ख्मी किया, उस पर फायरिंग करके, और उसके बाद सलमान अबड़ो ने मेरे भाई की तरफ चीखते हुए उसकी तरफ स्ट्रेट फायर किया। और क्या चीख रहा था, क्या कह रहे थे वो? सुलेमान नाम पुकारते ललकारते हुए। इसी दौरान जो है हम लोग ऊपर थे, मेरी मदर, हम बिल्कुल चीख रहे थे। उसी वक्त मैंने वहाँ से अपना भागा हूँ मैं अंदर अपने, क्योंकि मेरा जो कमरा है विच इज़ वेरी नेक्स्ट टू द बैल्कनी, तो वहाँ से मैंने अपना पिस्टल उठाया और सब लोग, वैसे अम्मी भागती भी नीचे गई है, जवाबी फायरिंग की है उसके बाद वो लोग भागे वहाँ से, जिसमें उनका एक बंदा जो कि पुलिस वाला था वो मर गया उधर ही। दूसरा जो सलमान अबड़ो वो ज़ख्मी हुआ है, जिसको अभी आई थिंक अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है, ज़ेर इलाज है। मैं आगे भी जानना चाहूँगी, उससे पहले मैं वालिदैन से बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मुझे बहुत ही हिम्मत की इस वक्त ज़रूरत है। अब मैं आंटी जी, मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। आए मेरे साथ आके बैठे, इधर आ जाओ। ये जो कहानी हम सुनते हैं, आज आपके घर में लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरह आपको हौसला भी दे सकूं, क्योंकि आपका लाल, आपका जिगर का टुकड़ा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, हर चीज़, हर मंजर, मेरे बेटे को किस तरह गोली लगी, किस तरह वो आके गिरा, कैसे उसने मेरे सीने पे सरक के मुझे खुदा हाफिज़ कहा। अल्लाह मियाँ कभी किसी माँ को ये चीज़ कभी ना दिखाए, वो ज़िंदगी भर मैं बात नहीं भूल सकती। मेरा बेटा मेरे सीने पे 10 मिनट तक जिंदा था और मुझे खुदा हाफिज़ कह रहा था, मुस्कुरा रहा था, मुझे किस कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, तकलीफ में गोलियां लगी नहीं थी, उससे खून निकल रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा रहा था। गोली जो थी वो उसकी जान ले गई। यहाँ से उसका जैसे एक पाइप होता है ना ब्लड का, वो नलका जैसे खुला हुआ था। और हम लोगों सबको खुदाफिज़ कह रहे, जब तक बहनें भी भाग कर आ गई, सब लोग इकट्ठे हो गए, सबको स्माइल कर रहे, सबको खुदाफिज़ कह रहे, इस तरह टाटा सबको, और कह रहे रोए नहीं, मुझे मुँह से प्यार कैसे कर रहे कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं रोए नहीं आप बस। मैंने उसका ब्लड खुद अपने हाथों से साफ़ किया है, मुझे सारा पता। और जिस तरह मैं उसको हॉस्पिटल नंगे पाँव लेकर भागी हूँ अपने गाड़ी में, मैंने खुद उठा के डाला है उसको, मेरी बेटियों ने और मैंने, हम लोगों ने। मेरा 18 इयर्स का बेटा था, माशाल्लाह 6 फीट हाइट थी उसकी, 18 साल का बेटा, कितनी उसकी बिल्ट और बॉडी होगी। वो मुझसे झुककर मिलता था क्योंकि मेरे से बहुत लंबा हो गया था। अभी तो कितनी खुशियाँ देखनी बाकी थी। अपने ओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, क्या पता था उसको कि वो एग्ज़ाम क्यों नहीं दे पाएगा। क्या हो गया है हमारे इस माशरे को, कोई रोकने वाला नहीं है। घर के अंदर आके इस तरह बेरहमी बेदिली से, क्या हो गया है इंसानियत को, लोगों को। हम सोचते हैं हमारे बच्चे घर के अंदर महफूज हैं। जी बिल्कुल, कहा जाता है ना कि कहीं बाहर ना जाओ, हालात ख़राब है, घर में रहो। आपका तो बेटा घर के अंदर पढ़ रहा था। तभी तो मैं कि हम लोग ऊपर बैठे चाय पी रहे थे कि घर के अंदर है, बाहर जाए तो हमें 1 मिनट चैन नहीं आता। माँ को, किसी भी माँ को नहीं आता होगा कि उसका बेटा या भाई या शोहर कोई बाहर गैर महफूज है। अब उसका क्या करें कि घर के अंदर ही आके लोग दंदनाते हुए अपने बाप की फोर्स को लेके
नाजायज़ असला पुलिस वालों का लेके और ऐसे ललकारते हुए और फाइटर बन के आ गए। हम अपने पाकिस्तान में रहते हैं, अपने कंट्री में रहते हैं, किसी और कंट्री में हो तो बोले किसी और मज़हब के लोग, किसी और नस्ल के लोग आके हमें मार गए। बिल्कुल। ना तो कुछ अपने हैं, थे ना कुछ चाहिए, तो अपने हैं, अपना शहर अपना देश है सारा। तो इसका ये मतलब हुआ नाज़रीन कि हमें से कोई भी सेफ़ नहीं है, कोई भी सेफ़ नहीं है। अगर घर के अंदर आके भी इस तरह की चीज़ हो सकती है, इतना बड़ा हादसा हो सकता है। घर का बेटा जो कि सिर्फ 18 साल का था, मेरे ख्याल से तो आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा। नहीं, अभी नहीं बना था, 2-3 क्या महीने कसूर था रहते थे। उसका? कुछ फ्यू मंथ्स रहते थे। 3 अक्टूबर उसकी डेट ऑफ बर्थ थी। 3 हाँ, अक्टूबर डेट ऑफ बर्थ और थी। वो वेट कर रहा था कब मेरा आईडी कार्ड बनेगा, कब मैं बड़ा होऊंगा, कब मेरा आईडी कार्ड में बाबा बड़ा तो हो गया। अपने बाबा से कहता था, तो उन्होंने कहा अभी आए थे तो कहते बेटा आपकी डेट आई तो मैं फ़ौरन आपको आईडी कार्ड बनवा दूँगा। अंकल आप घर में मौजूद थे उस दिन? अच्छा, हैदराबाद में। मुझे फ़ोन कॉल आई वहाँ से घर से अजीब तरह की आवाज़ थी, समझ में कुछ नहीं आया। मैं वहाँ जल्द से उठा, फिर इस माइक का प्रॉब्लम। जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में मैं निकला, और रास्ते में फ़ोन आ रहे थे दोस्तों के इधर उधर, सब क्या हो गया सबको पता चल गया था, इधर बच्चों को ये वो। फिर मैंने कुछ दोस्तों से कांटेक्ट किया कि यार मेरे घर पे ये हो गया है, आप फ़ौरन पहुँचें। बहरहाल फिर इधर आया तो मैंने आके देखा कि मेरा बेटा एक्सपायर हो चुका था। मैं हॉस्पिटल पहुँचा दूँ और मुझे कुछ नहीं पता रास्ते में मैं कैसे पहुँचा हूँ, किस तरह गाड़ी चलाई है, कुछ इल्म नहीं है मुझे। क्या हमारे ये मुल्क, हमारा ये शहर इतना अनसेफ है कि हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते, या घर में रहते हुए भी अगर ये हादसे होने लगे तो क्या करें हम अपने बच्चों को इस ऐसे माशरे में कैसे पालें, कैसे सेफ्टी दें? क्या कमरे में रखें उनको? कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं उनको? कहाँ जाएं हम लोग? कौन देगा इस बात का जवाब? ऐसे हादसे अगर बढ़ते रहे तो क्या होगा? ये इनकी 3 और बेटियां हैं और एक बड़ा भाई भी। सबसे छोटा बेटा कादर भाई। मोहम्मद, सबसे पहले तो मैं लाशारी साहब से दुख का इज़हार करता हूँ। मैं हमें ज्वाइन भी किया है जुनैद भाई ने। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम। जी, मैं जब ये मुख्तलिफ चैनल में जब ये सारे वाक़े की तफसीलात आई तो मेरे अंदर भी एक खौफ पैदा हो गया कि या अल्लाह, घर के अंदर कोई महफूज नहीं है, और इस तरह गुंडे, बदमाश, कातिल पुलिस का रूप धार के और पुलिस का मसले गार्ड समेत किसी के घर में घुसे। अभी तक तो हम ये देखते हुए आ रहे थे कि दहशतगर्द घर में घुसते हैं, दहशतगर्द गोली मारते हैं, अब तो पुलिस वाले मारते हैं। और पुलिस के गार्ड जाके कोई बाप एसपी हो और उसके गार्ड बच्चों को क्या पूछने वाले नहीं इस शहर में? आप इस रोड पे चले जाए शाम को, आपको गाड़ियां नजर आएगी, पीछे पूरे स्क्वाड होगा और वो ऊटर लगा होगा, पूछने वाला कोई नहीं है। ये कौन से मुल्क में हम रहते हैं? जंगल में रहते हैं। और फिर इसी क्रम में इस दरख्वास्त के साथ एक और एप्लीकेशन पढ़ रहा था जी कि जो गालबन वो पुलिस वाला, मैं उनके बारे में भी ये कहूँगा, मैं कहता हूँ कि उस पुलिस वाले, ये तो शहीद है, बिल्कुल, ये तो शहीद है, मासूम सा कम उम्र लड़का, घर के अंदर दहशतगर्दों ने आके गोली मारी। उस पुलिस वाले को मैं क्या नाम दूं? उसको क्या नाम दूं? मैं उसको मर गया क्या नाम दूं उसको? उसके घर वालों को यही मैं कहना चाह रहा हूं, तमाम पुलिस वालों को, कि आप अपने अकाउंट के, आप अपने जो बड़े हैं उनके इशारों पे न करें नाचते, आप अपनी पुलिस की ड्यूटी करें, नहीं तो ऐसे बेमौत मारे जाओगे। और फिर उसके बाद एक दरख्वास्त जो मेरे सामने है, गालबन उन्होंने आपके खिलाफ दरख्वास्त दी है, और फिर क्या होगा हमारे जुडिशरी में? फिर काउंटर केस होगा। समझ में नहीं आया, एक सेकंड। उन्होंने ये मैंने बच्चे से जो ये पेपर लिए जी, तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैं पढ़ रहा था, पेपर है? ये जो उन्होंने लाशारी साहब वालों ने जो FIR काटी है, ठीक है, इंसदादी दहशतगर्दी के एक्ट के मुताबिक, जो कि एक बड़ा अच्छा इक़दाम है। और यही खौफ मुझे होता है कि दहशतगर्दी की अदालत में ऐसे मुकदमा चला है।
फिर जाके उन्होंने काउंटर फायर, इसको काउंटर कहते हैं, कि जाके सुलेमान के साथ उनका झगड़ा हो रही हो, यानी इस केस को दहशतगर्दी से, कत्ल से हटा के एक जाती झगड़ा बना रहे हैं। और यही होगा अगले दिनों में। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, उनका दिल टूट जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी तरह मीडिया ने, जैसे इससे पहले जो वाक़या हुआ था, चीफ जस्टिस ने सो मोड एक्शन लिया है और कंप्रोमाइज़ होने के बावजूद वो अभी तक जेल में है। इसी तरह अगर ये डटर हैं, मैं लाशारी साहब सिर्फ एक बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका बच्चा तो बेगुनाह और शहीद तो है, लेकिन अगर आप डटे रहे हैं और आपने इन जालिमों को सज़ा दिलवाई है, तो आप यूँ समझ लो कि आने वाले बच्चों को, कौम के बच्चों को हम महफूज करेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे आखिरी हद तक हम जाएंगे। हम बिकने वाले नहीं हैं। अगर वो सोचते हैं उनके जहन में ये चीज़ है तो ये हो ही नहीं सकता। नहीं माशाल्लाह आप। मुझे एक और ये बात नहीं समझ आ रही, जानते थे वो एक दूसरे को? क्योंकि जिसने आके फायरिंग की, आपने उनका नाम बताया, सलमान। वो कितने साल के थे? वो भी तकरीबन सेम एज। 19-20 साल का होगा। अभी उनको जेल में बंद कर दिया गया है या क्या सिचुएशन? वो खुद किधर है? वो जख्मी हालत में हॉस्पिटल में। वो अंडर कस्टडी है। अंडर कस्टडी है। क्योंकि ऐसी मुल्जिमान जहाँ खुद भी जख्मी होते हैं तो वो बरी नहीं होते। तो एक छोटे से बच्चे ने असला हाथ में पकड़ा भी कैसे? मैं तो इस वक्त ये जो कि 18 साल हो गए, ये अलाउड है? आप ये देख लें, शाहरुख जतोई की जो तस्वीरें आई थी, वो क्लाशनकोव ले आते हुए, इसका मतलब क्या है कि घर वालों ने उनको क्लाशनकोव दिए। और इसी तरह इसी सलमान आबड़ो का आप देख रहे हो, एक नहीं 6 क्लाशनकोव वो ले रहा है। इसका मतलब घर में वो माहौल उसको दिया गया है, हौसला दिया गया है, असले के साथ शौक से तस्वीरें बनाई गई है। और फिर उसके बाद क्या होगा? अगले दिन किसी मासूम को इस तरह वो जान लेने पे तुल जाएंगे। ज़ीशान, आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा कि सलमान अबरू का बैकग्राउंड क्या है, कौन है ये, और क्या हुआ था कि कुछ पता चला कि आए क्यों घर तक, ऐसी क्या बात हुई थी जिसकी वजह से? कुछ दिन पहले मेरे भाई ने, क्योंकि हम लोग साथ घूमते भी थे, फिरते भी थे, उसने मुझसे और काफ़ी चीज़ें शेयर करता था मेरे साथ। ठीक, वी वर लाइक फ्रेंड्स जी। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया था कि सी व्यू पे गाड़ी चलाते हुए सलमान अबरू ने रॉन्ग कट लिया इसके आगे से। ठीक है। तो उस पर इनका कोई आर्गूमेंट हुआ था, लेकिन ये कि मुझे तो वो बस वो ऐसी इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता रहता है बच्चों में। आप सोच नहीं सकते कि इतना आगे बढ़ जाएगा मामला। उसके बाद बस ये हुआ है, आई मीन उस इंसिडेंट के बाद एक रॉन्ग कट लेने के ऊपर अगर आर्ग्यूमेंट हुई है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि वो घर में आ गए जी। फिर कुछ दिनों में उस आर्ग्यूमेंट का जवाब गोलियों से दिया गया जी। मोमल, जब घर में तरबियत 6 क्लाशनकोव की होती होगी, जब घर में बाप के गार्ड उसको मुहैया की होगी, तो वो रोडों पे बदमाशी नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? उनके लिए तो ये तो ही नहीं है कि किसी ने उसको ओवरटेक किया है, उसी ने हल्का सा किसी ने टच किया है। ऐसे लोग तो फिरौन बने होते हैं। ऐसे लोग तो किसी की होई करके बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आंटी कुछ कहना चाह रही है? फायरिंग की हमें लोगों ने आके अभी बताया कि उसकी अपनी माँ तो है नहीं, हमें ये पता चला कि उसकी जो स्टेप मदर थी उस पर भी इस लड़के ने फायरिंग की थी। अब बैकग्राउंड देख रहा है, हमारे स्टेप मदर ने भी डिवोर्स ले लिया। बैकग्राउंड आ रहा है ना, मैं तो पहले ही बता नहीं, बैकग्राउंड जब घर का माहौल ऐसे होगा तो फिर वो यही बंदा उसकी बिल्डिंग में कह रहा है ये बदतमीज बच्चा है, हम लोगों से लड़ता है, अपने बाप की उम्र के लोगों से लड़ता है, रोड पे लोगों से लड़ता है। ऑन ड्यूटी कोई एसपी उसको चेकिंग कर रहा था, जैसे सब गाड़ियों की होती है, लेकिन वो सिविल ड्रेस में थे। तो वो कह रहे हैं कि मेरे से भी बहुत झगड़ा, तो मैंने उसको फिर उसको अच्छी क्लास ली और उसके बाप को भी बोला कि ये थोड़ी सी तुम लोग के बच्चे आके और इतने बड़े रैंक के ऑफिसर्स के साथ रोडों पे चेकिंग में लड़ते हैं। हर बंदा आके हम लोग कह रहे हैं, हम लोग तो उनको नहीं जानते, लेकिन लोग बता रहे हैं वो यूँ करता था, उससे लड़ता था, वो उससे लड़ता था। इसके अलावा जो उनके वालिद साहब हैं गुलाम सरवर अबरो, उन पे भी पहले एक केस चला था जिसमें उन्होंने अपनी बीवी को मारा था। आप देख लें जी, वो आपको पता होगा, मीडिया वालों को तो पता होना चाहिए, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। हमें अभी पता चला है। तो आई मीन द होल फैमिली इज साइको बेसिकली। वो अपनी बीवी को मार रहा है, ये अपनी माँ पे फायरिंग कर रहा है और फिर आके मेरे भाई को मारा। जुनैद भाई, अब क्या कहेंगे ऐसे लोगों को, या कि क्या तरबियत है ऐसे घर वालों की? सबसे पहले तो मैं ज़ाहिर लाचारी साहब से दिली ताज़ीम का इज़हार करता हूँ। और एक ऐसा गम है कि कह देना बहुत आसान है, लेकिन
किसी माँ का लाल चला जाए, किसी बाप का बेटा चला जाए, किसी भाई का भाई चला जाए, या किसी बहन का जो है भाई चला जाए, तो वो जो क़यामत सुग़रा जिस घर पे बपा होती है, कोई उसी से पूछे। मीडिया ज़ाहिर है एक चीज़ फ्लैश होती है, ख़बर चलती है, उस पर गुफ्तगू होती है, अखबारात की जीनत बनती है वो ख़बर। एक कॉलम, पहले 3 कॉलम से ख़बर शुरू होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सुकड़ते सुकड़ते एक कॉलम पे आ जाती है। कुछ अरसे के बाद अखबारात जो हैं वो उसको भुला देते हैं। इसी तरह से कंटेंट बेस्ड हमारे जो चैनल्स हैं वो भी ज़ाहिर है उसको एक फॉर द टाइम बीइंग उसको हाईलाइट करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो एक बड़ा कोर इशू होता है, बड़ा सेंसिटिव इशू होता है, या बड़ा हॉट इशू होता है, हर एंगल से उस पर बात होती है। एक अरसे के बाद जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, किस्सा तमाम हो तो जाता है। जुनैद भाई क्या करना लेकिन वही बात है कि सबसे पहले तो इनके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे और इस सब्र के बदले में इनको अजर अजीम अता करे। ये नाहक मौत है। मैं सारी गुफ्तगू सुन रहा था, अब्दुल कादिर भाई की भी, लाशारी साहब की भी, फिर मैं इस माँ के बहते हुए आंसू भी देख रहा हूँ। असल में मसला ये मोमल, ये एक माइंड सेट है, और ये माइंड सेट सिर्फ डिफेंस के इस पॉश एरिया में प्रिवेल नहीं करता, ये माइंड सेट पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल करता है बदकिस्मती से। यानी जहाँ ताकत है, जहाँ क़ुव्वत है, जहाँ कुर्सी है, जहाँ माल है, जहाँ असलहा है, और जहाँ वालिदैन ने अपनी औलादों को शुतरे बेमुहार छोड़ा हुआ है कि उनसे कोई पूछने वाला ही नहीं है कि ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, रहना कैसे है, जीना कैसे है, जिनको ये रंग ढंग ही नहीं बताया कि तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में आज़ादी किस हद तक है, तुम्हें किस हद तक जाना है, और किस हद तक दूसरे की आज़ादी उसके बाद शुरू हो जाती है। जहाँ ये सोचो ना कि एहसास बरतरी में इंसान मुब्तला हो कि मेरा वालिद अगर एसपी है, मेरा वालिद अगर डीएसपी है, मेरा वालिद अगर एसएचओ है, मेरे वालिद के पास अगर ताकत है, मेरा वालिद अगर असेंबली में बैठता है, मेरा वालिद अगर जो है वो कोई वज़ीर है, कोई सफ़ीर है, तो फिर मैं इस सोसाइटी के अंदर कोई आम मखलूक नहीं हूँ, बड़ी ख़ास बहुत बड़ी चीज़ हूँ। तो फिर मुझ पर ये लागू है कि मैं गार्ड्स लेके भी घूमूंगा। चलिए भाई, तो हर दूसरा इंसान कर रहा है। जब हम जाते हैं, कोई ना कोई गार्ड की गाड़ियाँ पीछे आगे जा रही होती हैं। इतने तो वजीर और इतने तो बड़े लोग होंगे भी नहीं जितनी बाहर गाड़ियाँ और चीज़ें चल रही होती हैं, लोग चल रहे होते हैं। मैं आपको वही समझा रहा हूँ ना। देखें, ये नन्हे नन्हे जो बच्चे हैं ना, 18-19 साल के, जो टीन एज है, होता ये है कि सबसे पहला जो कसूर है ना सोसाइटी का, वो क्या है? मैं आपकी बात को काटूंगी यहाँ पे, क्योंकि हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। हम नाज़रीन जा रहे हैं ब्रेक पे। मुझे नहीं पता कि हमारे माशरे को क्या हो गया है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। जुल्म की एक और दास्तान, शाहज़ेब, हमजा और अब सुलेमान। देखना ना भूलिए बरूफ। ये बच्चे हमारे माशरे का मुस्तकबिल है, और अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है और ये खुद ऐसा कर रहे हैं तो क्या करेंगे हम? बहुत ज़रूरी ये बात पहुँचना, और इस वक्त पूरी दुनिया आपको सुन रही है, देख रही है। देखें, शाहरुख का जो मामला हुआ था, आपको याद होगा, शाहरुख जतोई का, और आपको उसके वो जस्टिस और उसके वो पोस्टर्स भी याद होंगे जब वो कोर्ट से निकलते हुए उसने दिए थे। यानी एक जो बहुत ही फतहमंद किस्म का जो आदमी होता है ना, जो सारी मार के जीतने के बाद जो है वो खड़ा होता है कि तुम सब कुछ कर लो, विक्ट्री का निशान, विक्ट्री का निशान, तुम सब कुछ कर लो, तुम अपने कानून की ताकत भी इस्तेमाल कर लो, तुम अपनी कोर्ट की ताकत भी इस्तेमाल कर लो, तुम जो है वो अपना कानून करते करते जो है अपने एड़ियों को जो है वो कोर्ट की सीढ़ियों के ऊपर रगड़ भी दो, आखिर में फतह मेरी होनी है। मुझे मालूम है, इसलिए कि मैं जो हूँ, जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ ना, वहाँ पर करोड़ों रुपए जो हैं वो मुझे बचाने के लिए पानी की तरह बहा दिए जाएंगे। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ तो रेमंड जैसा आदमी जो है वो दियत के नाम पर, सो कॉल्ड दियत के नाम पर जो है वो छोड़ दिया जाता है। अभी जुएल को पकड़ा गया, एक हाईलाइट हुई खबर कि जी FBI का एजेंट है, मतलब उसके पास से बाकायदा गोलियां निकल रही हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका एक आर्टिकल। मैं असल में मैं जो बात आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, वो उसको ज़रा सा पिक कीजिएगा। ये जो केसेस है ना इस तरह के, ये एक्चुअली एक टिपिकल माइंडसेट है। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो गुफ्तगू ब्रेक से कबल कर रहा था ना, मैं इसमें मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा वालिदैन को, लेकिन कसूर बहुत हद तक वालिदैन का है। देखें, जब बच्चा ब्रॉटअप कर रहा होता है ना,
उस वक्त उसकी कुछ नेसेसिटीज़ होती हैं और कुछ लग्जरीज़ होती हैं। होता क्या है कि हम उसकी नेसेसिटीज़ को उसकी लग्जरीज़ में और उसकी लग्जरीज़ को उसकी नेसेसिटीज़ में कन्वर्ट करके वो चीज़ें उसके हाथ में दे देते हैं जिन बातों का या जिन चीज़ों को संभालने का उस वक्त उस एज में वो मुतहम्मिल नहीं होता, और उसके बैक माइंड में यानी लाशऊरी तौर पे इस चीज़ को हम बिल्ट इन कर देते हैं कि तुम्हारा बाप ये है, तुम्हारा बाप वो है, तुम्हारे बाप के पास ये ताकत है, ये कुव्वत है। जहन में रखना कि कहीं अगर किसी जगह पे तुम्हारा किसी बात से तसादुम हो जाए किसी से, तो तुम्हारे पास ही गार्ड्स का भी एक जम्मे गफीर मौजूद है, तुम्हारे पास वेपन भी मौजूद है, और तुम्हारे पास तुम्हारे बाप की सपोर्ट भी मौजूद है। तो लाशऊरी तौर पे वो बच्चा उस जगह पे आके खड़ा हो जाता है। जुनैद भाई, वो शायद इसलिए तो नहीं हो रहा कि क्योंकि माँ बाप जो है अपने बच्चों को बचपन से जो वक्त होता है टाइम देने का, उस वक्त टाइम नहीं देते। एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैं कल रात को देख रही थी कि पेरेंट्स जो होते हैं जब उनको टाइम देना होता है बच्चों को, स्पेशली बाप को, जब माँ तो पालती ही पालती है, लेकिन जो बाप होता है जब वो ऑफिस से आता है तो वो ये कहता है कि बच्चे को, एक मैं वीडियो देख रही थी उसमें बच्चों को कहता है ले जाओ इसको, अभी मैं ऑफिस से थका हुआ हूं, क्या मेरे साथ, छोटा सा बच्चा। और वही बच्चा जब 18, 19, 20 साल का होता है और बाप उससे पूछता है कि क्या हुआ कॉलेज में, तो कहता है आई डोंट हैव टाइम फॉर यू। तो ये वही बात है जो गैप अपनी जगह है, सही कह रही हैं आप, दुरुस्त कह रही हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि देखें जब माँ बाप की मेंटालिटी हो जाए ना कि वो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं और उनको ये नहीं पता कि अगले रूम के अंदर उनका बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है ना, चाहे वो मतलब गेट टुगेदर के नाम पे, चाहे वो सैटरडे नाइट के नाम पे, चाहे वो पार्टीज़ के नाम पे, चाहे वो किसी जगह मिलने मिलाने के नाम पे, चाहे वो किसी जगह आउटिंग करने के नाम पे या पढ़ाई के नाम पर, तो फिर नतीजा यही निकलता है। हमें देखें बच्चा जो है ना उसकी चाल बताती है कि बच्चा जा कहाँ रहा है। बच्चे की चाल जब ब्रॉटअप हो रहा होता है ना उस वक्त बताती है। अब जब उसके पास असलहा आ जाएगा, उसके पास पैसा आ जाएगा, वो जो है क्लब्स में जाएगा, पब्स में जाएगा, डिस्कोज में जाएगा, और फिर छोटी छोटी बातों पे आपने देखा होगा अखबारात में खबरें बनती हैं कि जो है वो सैटरडे नाइट को फुला पार्टी के अंदर जो है वो किसी लड़की की वजह से जो झगड़ा हो गया और आपस में जो है फायरिंग हो गई। ऐसे हुआ ना? जी बिल्कुल। आपने अब ये जैसे ये वाकया है कि गाड़ी को पास किया था ना, ओवरटेक किया था, गलत ओवरटेक किया था या सही किया था, लेकिन इतनी छोटी सी बात ये क्यों बात ये सर ये अभी चंद दिन पहले मैं मेन क्लिफ्टन रोड पे जा रहा था, नॉर्मल स्पीड पे जा रहा था, एक लाल कलर की स्पोर्ट्स कार थी वो यूं जा रही। अच्छा मैं थोड़ी देर के सोचा, मैंने कहा क्या जल्दी, इसको क्या मसला क्या है। फिर मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स कार से ये असला तो चला नहीं सकेगा। इसी तरह जब आप बच्चों को असला देंगे तो वो क्या इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, यही करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी ये तो दहशतगर्दी का फैक्टर तो अलग है, अपने घर के अंदर जो करे, यानी इवन जो यूरोप अमेरिका में होता है, आप देख रहे हैं कि गने उनके पास होती है, वो वेल सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन उसके बाद क्या होती है, उसने आके स्कूल में घुस गए, वो घर से जाके बीवी से लड़के आ गए और स्कूल के बच्चों में जाके फायरिंग की। बिल्कुल। तो असल में ये जो बैक माइंड में एक चीज़ है ना मेरे कि मेरे पास ताकत है, और फिर ना वालिदैन रोकने वाले हैं, ना सोसाइटी रोकने वाली है, ना कानून इस पर कोई चेक लगाता है। देखिए अब जो सबसे बड़ा मसला क्या है, इनकी तो औलाद चली गई ना। मैं तो सिर्फ एक बात इस वक्त ये देख रहा हूँ, ये लाशारी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, अभी हम जब ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, अल्लाह ने इनको एक पोजीशन दी, एक मकाम दिया है, ठीक है जी, ये तो किसी तौर से रेजिस्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और इनका अज़्म मुसम्मम ये है, क्योंकि जाहिर है इनकी औलाद गई है ना, तो ये तो चाहेंगे अब जब मेरी कायनात लुट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, तो अब मैं उसको क्यों छोड़ूं, ये तो उस तक जाएंगे। लेकिन आप मुझे एक बात समझाइए, इस माँ के साथ जो हुआ है, जी बिल्कुल, जिसकी ममता इस वक्त जो है ये सवाल पूरे माशरे से कर रही है कि जिस बच्चे के अभी मैंने सेहरा देखना था, जिस बच्चे को मैंने अभी दूल्हा बनाना था, जो ओ लेवल्स के इम्तिहानात देने वाला था, जो बैठ के पढ़ाई कर रहा था, इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए कुछ करना चाहता था, जो इस सोसाइटी के अंदर एक अहम किरदार अदा करना चाहता था, जो मेरी ममता को ठंडा करना चाहता था, जिसके बारे में मैंने चाहा था कि मैं इसकी शादी करूंगी तो मेरे पोते पोतियां जो हैं वो मेरे आंगन के अंदर खेलेंगे। बिल्कुल। इस माँ की ममता को कौन ठंडक देगा, मुझे बताइए। इस माँ को लाख आप कह दें, मतलब ये जो है वो परेड क्या कहलाती है, वो जो शनाख्त परेड करवा लें, मुल्जिमान को सामने जो है पेश कर लें, कोर्ट में बैठ के सारी गुफ्तगू हो जाए, अल्टीमेट इसका रिजल्ट भी हो जाए, ठीक है जी। माँ के इस दर्द का क्या, उस माँ के दर्द का मदावा कौन करेगा? उस भाई को वो कंपेनियन ला के कौन देगा कि जो अपने छोटे के साथ बैठ के बकौल इनके कि मतलब वो मेरा भाई नहीं था, मेरा एक दोस्त था, अब अपने दोस्त को वो कहाँ तलाश करेगा? ये तो अभी चैनल पे हम बैठे हैं ना,
खलवत के लम्हात में पूछें इनसे कि जब याद आएगी उसकी कि वो जो बातें करता था, वो जो बैठता था, वो जो गुफ्तगू करता था, वो लाशारी साहब जो हैं वो हैदराबाद से दौड़े चले आए हैं, वो जब सोचेंगे कि ठीक है अब तो सब कुछ हो गया, सब चले गए, सब कुछ निमट गया, कहाँ है मेरा वो लाल, कहाँ है मेरा वो जिगर का टुकड़ा, कहाँ है मेरा सुलेमान, तो उस वक्त क्या होगा? ये असल में जब तक इस माशरे के अंदर कोई एक मिसाल आप कायम नहीं करेंगे ना, जब तक कैसे क्या देखिए करें? बड़ी सीधी बड़ी सिंपल सी बात है, याद रखिए जिस माशरे के अंदर कानून की अमलदारी नहीं होती, जिस माशरे के अंदर चोर को बबांगे दोहल चोर नहीं कहा जाता, जिस माशरे के अंदर सजाओं के मामलात को उठा लिया जाता है, बदकिस्मती है, मैं रोता हूं इस बात के ऊपर कि जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए हमने सजाए मौत को मुअत्तल कर दिया है। पिछले 6-7 वर्षों से पाकिस्तान के अंदर जो है सजाए मौत मुअत्तल है, यानी हमने हुदूदुल्लाह के अंदर जो है वो दखल अंदाजी करने की कोशिश की है। जिस माशरे में कानून की अमलदारी नहीं होगी उस माशरे में यही होगा। जिस माशरे में ये माइंड सेट हो कि मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ, मैं किसी सफ़ीर का बेटा हूँ, मैं डीआईजी का बेटा हूँ, मैं सीपीओ का बेटा हूँ, मैं डीपीओ का बेटा हूँ, मैं आरपीओ का बेटा हूँ, मैं एसपी का बेटा हूँ, मैं डीएसपी का बेटा हूँ, मेरा बाप एसएचओ है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिस वक्त ये सोच आ जाए कि मेरे बाप के गार्ड्स मेरे साथ जाएंगे और जो मेरी तरफ उंगली उठाएगा मैं उसकी उंगली को काट दूंगा, या जिसने मेरे सामने सिर्फ सवाल किया है मैं उसकी गर्दन उड़ा के रख दूंगा, तो फिर उस माशरे के अंदर आप कानून रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक्सपेक्टेशन उस वक्त होती है कि जब आप कानून को बाकायदा लागू करें, जब कदम उठाने वाले के जहन में ये बात हो कि मेरा बाप कितनी ही तोप चीज हो, कितना ही बड़ा फन्ने खान हो, कितना ही दबंग किस्म का आदमी हो, लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि एक कानून है, अगर मैंने जरा सी भी गलती की या जुम्बिश की या गलत कदम उठाए तो फौरन जो है मेरी गर्दन को जो कानून दबा लेगा। उस वक्त इंसान जो है फिर गलत काम नहीं करता, बल्कि उस वक्त उसका बाप भी उसको ये कहेगा कि बेटा करना कुछ मत, यही होता है, मेरा एसपीओ का काम नहीं आएगा। दिनेश भाई, मैं आपको छोटा सा किस्सा सुनाऊं। मेरे पास एक केस आया एक क्रिमिनल का, मैं वकील हूँ, जारी बात है हमारे पास हर किस्म के केस आते हैं। तो मैंने जब वो केस देखा मैंने कहा मैं ये केस नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकते हो आप? ये है वो है। तो मैंने कहा जनाब इसमें ये कि ये गवाह बड़े सख्त है, तो ये गवाही जो है ना ये आपके खिलाफ है, अगर गवाह हट जाए तो। मैंने कहा क्या बोलूँ उसको? तो मैंने कहा ये जो मुद्दई है और ये इसका बयान बड़ा मजबूत है और ये इसने अगर एग्जैक्ट यही बयान दे तो, अगर ये मुद्दई हट जाए तो। अच्छा, मैंने कहा भाई वो सरकारी वकील जो ना वो बड़ा जोर लगाएगा। अब मैं बहाने ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं उसको भगाऊं। अगर सरकारी वकील को ट्रांसफर कराऊं तो। मैंने कहा भाई जो जज है ना, ये जज तो बिल्कुल बहुत ही ईमानदार है, ये तो आपको सजा दिला के छोड़ेगा। अगर ट्रांसफर की एप्लीकेशन लगाओ तो जिस माशरे में ये हाल है तो कि वो हर आदमी को उंगलियों पर खरीद सकता हो, नचा सकता हो, तो फिर उस माशरे में आप कहाँ इंसाफ तलाश करे हो? जो आप फांसी की बात कर रहे हो, ये फांसी लाखों के केसेस में ये 6000 केसेस हुए। अब ये समझ लो कि 6000 केसेस में लोगों को कितने धक्के, कितनी कोर्ट कचहरी की जो ना वो देखने पड़ते होंगे। कादिर भाई, मैं कल आर्टिकल पढ़ भी रही थी, उसमें ये भी लिखा था कि उम्र कैद भी किसी को नहीं दी गई है कुछ सालों तक। ये भी एक बात है कि जब सजा ही नहीं दी जाती उम्र है। कैद क्या है मोमल? ये सारा ड्रामा है हमारा जुडिशल सिस्टम, करप्ट जुडिशल सिस्टम है। मैं बताऊं आपको तो फिर क्या होगा? ये इफ्तिखार चौधरी ने ये जजों को बदमाश बना दिए, उन्होंने पूरा माशरे का बेड़ा गर्क कर दिए। मैं इस वक्त भी कहता हूं जब वो रिटायर है, जब ये चीफ जस्टिस उस वक्त कहते हैं कि सारा कसूर आप लोगों मीडिया का है कि आप लोगों ने इतना उठा दिए कि वो असर जो इंसाफ था वो भूल गए। ये भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो कुछ जज है जो इंसाफ दे सकते हैं, जो ईमानदार है, मगर जब सारा माशरा ही करप्ट हो, जो पूरे सिस्टम ही आपका गलत हो, तो वो ईमानदार भी उसके अंदर पिस जाते हैं। तो आप ये समझ लो कि जिस माशरे में ये हाल हो, जहाँ इंसाफ बिकता हो, जहाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि आप छोटी सी समझ रहे। मैं एक लम्हे के लिए जो मैं परसों ये देख रहा था टीवी चैनल पे कि इनकी वालदा और भाई वालिद कोर्ट में गए और फिर जो मुल्जिमान सामने आ गए उनकी, यानी मैं तो ये सोच के कर रहे थे कि जिस माँ के सामने उसके बेटे के कातिल सामने खड़े हो तो उस माँ के दिल से कोई पूछे। लेकिन ये एक मर्तबा नहीं होता है, ये सालों गुजारना पड़ता है, ये आपको सैकड़ों पेशियां भुगतनी पड़ती है। हर पेशी में वो बदमाश की तरह क्या कहते हैं कोर्ट के। अभी पिछले दिनों में मैं प्रोसिक्यूटर को मैं ट्रेनिंग दे रहा था, तो वो ये कह रहे थे कि जो गवाह होता है वो ब्यूटीफुल गर्ल होता है और जो मुल्जिम होता है वो प्ले बॉय होता है कोर्ट का।
यानी वो बदमाश होता है और वो जो गवाह होता है वो कमजोर और एक किनारे पे और गुर के आंके से। फिर प्रोसिक्यूशन क्या होता है, उनके पास कोई कमरा नहीं होता है, उनके पास कोई सेपरेट ऐसे जगह नहीं है जो गवाह को अपने स्टेटमेंट बढ़ाए, तो वो गली में खड़े होके और सामने मुल्जिमान उसको ताड़ रहे हो। ये तो माशाल्लाह ताकतवर लोग हैं, अल्लाह ने इज्जत दी है। हम उन लोगों की बात करें जो गरीब है, जिनके पास 2 वक्त की रोटी नहीं होती है, उनके बारे में सोचो कि वो वकील कैसे करते होंगे, वो अपनी गवाह को कोर्ट कैसे लाते होंगे, उसके खर्चे कैसे बर्दाश्त करते होंगे, और वो जो डेली दिहाड़ी है वो कैसे कट के, और फिर जो वहाँ कोर्ट चले जी वो आज तो हड़ताल हो गया जी, आज तो जज नहीं है, आज तो फलाना नहीं है, आज गवाह नहीं है, और इसी में सालों गुजर जाते हैं। आप गई थी कोर्ट? मैंने उन लोगों को अपनी आंखों से देखा है जो उनके साथ आए थे और जो फायर कर रहे थे। सब बहुत मुश्किल था बर्दाश्त करना उसे। मेरे बेटे ने उनका क्या गुनाह किया था जिसको घर बैठे हुए वो लोग मार के गए। मेरी तो अपने अल्लाह से फरियाद है बस, जो इस्लाम में भी है कि खून का बदला खून, तो ज़रूर मेरा रब मुझे इंसाफ दिलाएगा। और अल्लाह मियाँ की लाठी भी आवाज़ है। आपके सामने दम तोड़ा गोद पे मुस्कुराते मेरे हुए सीने पे सर रखा, वो जब गिर रहा था तो मैंने उसको भाग के पकड़ा है और 10 से 15 मिनट तक वो मुस्कुराता रहा, हम लोगों को खुदा हाफिज कहता रहा। फ्लाइंग तकलीफ घर में इतना स्माइल दे रहा, ऐसे करके फ्लाइंग किसिंग कर रहा था, सबको बाय बाय कर रहा था, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से। और मैं उसका यहाँ से बंद करती थी तो उसके मुंह से ब्लड आ जाता था, वहाँ से मैं साफ करूँ तो यहाँ से इस जगह से शहरक उसकी कटी हुई थी। कितनी गोलियां लगी थी? वो एक दोनों गर्दन में लगी? नहीं, एक नेक पे लगी थी, एक अपर थाई में। अच्छा, जो उस वक्त आप भी मौजूद थे? जी। तो फायर जो किया था बेसिकली वो क्या सलमान के गार्ड्स ने किया था या उसने खुद किया था? सलमान जो भाई के ऊपर सलमान ने खुद किया था, और जो हमारे गार्ड जो था उसके ऊपर उसकी गार्ड। मतलब सलमान ने सुलेमान पर खुद फायर किया था? जी, उसके पास कलाशन थी। अच्छा। और ललकार की आवाज दे के उसने किया और बिल्कुल बहुत करीब से, बिल्कुल ऐसे अंदर आगे 4 फुट के फासले पे। 4 फुट के फासले? आप सोचिए उस गर्दन का क्या हाल हुआ। घर के एड्रेस कैसे मिल गया जीशान उनको? वो मिल सकता है एड्रेस, क्योंकि आपको पता है कि फ्रेंड्स आगे से आगे छोटा सा इलाका, इसमें सब अपनी इस एज के लड़कों नहीं, मतलब उस वक्त फॉलो किया होगा उसने, किए कहाँ जा रहे हैं, जब वो सारी बात आपकी जान पहचान नहीं थी उनके साथ। टाइम नहीं, मतलब इसमें टाइम था पहले ये इनकी जो पहले जो हुआ था उसमें टाइम। वही मैं कह रहा हूँ कि उस वक्त ने फॉलो किया होगा घर तक, या क्या उसकी इसके फ्रेंड्स जो है सुलेमान के, और अच्छा, friends आगे सुलेमान के उसके फ्रेंड्स, फिर आपस में सब बच्चे स्कूल्स और उधर से उधर से किसी का अच्छा, घर मुझे जानते हैं एक और चीज़ महसूस हो रही है जो बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है, कि इसके पसे पर्दा कुछ और अवामिल भी होंगे जो अभी हमारे सामने आए नहीं हैं। क्योंकि बज़ाहिर तो ठीक है, ज़ाहिर एक बात है कि गाड़ी ने ओवरटेक किया, सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे, इस स्टोरी के पीछे जो है ना, कोई और मामला भी है। क्योंकि ये जो इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है दोस्तों से बात हुई ज़ीशान आपकी? यकीनन इसमें कुछ ना कुछ है, लेकिन उनको कोई इल्म नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद जो आप बता रहे हैं कि वो जो इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई थी, नहीं पता कि ऐसा कुछ सीरियस इतना कुछ हुआ हो। अच्छा, जब आप नीचे आए और आपने नीचे आके फायर, उस वक़्त सुलेमान कहाँ थे? अंदर आ चुके थे? आ रहे थे जी, वो खुद चल के आया वहाँ से यहाँ तक, गैराज से लेके वहाँ तक खुद चल के आया है। आपने उसको पकड़ा, आप क्या रिएक्शन था, क्या उस वक़्त? मैंने उसे बस हल्का सा पकड़ा, क्योंकि फिर मेरी मेरी सिस्टर्स अंदर से भागती भी आ गई थी। मैं ऊपर से उतर के आया, नीचे से एक सिस्टर थी, वो भागती भी आ गई थी, तो उन्होंने यहीं पे दरवाजे पे पकड़ लिया था उसे। रात 2 बजे का वक्त था? जी, 2 बजे। अच्छा, वो स्टडीज़ वगैरह जैसा आपने बताया चल रही थी, और वो यहीं लॉन में बैठा बजे हुआ। पेपर था, सुबह 8 बजे पेपर था, तो ग्रुप वगैरह जो एक वो ग्रुप स्टडी जो हो रही थी, इसी बात उसके कि वो तो बदमाश था ही है। ये पुलिस वालों को कौन सा हक पहुंचता है कि आप सरकारी ड्यूटी पे सर ये बेसिकली, और आप किसी भी वडेरे हो या पुलिस ऑफिसर हो, उसकी बच्चों की दहशतगर्दी में आप मुलव्वस हो, कौन सा कानून, सर ये ज़रख़रीद गुलाम है, लॉज की इजाजत देता है ये? अब्दुल कादिर भाई, आपको ये तो आपको पता है ज़रख़रीद गुलाम है, और ये तो आका को सल्यूट मारते हुए आका जो कहते हैं मतलब वो करते हैं। ये पुलिस वाले नहीं है। तो मर गया, अब इसको क्या कहेंगे ना? मैं पहले ही सवाल उठा रहा हूँ कि जो पुलिस वाला मर गया यहाँ पे, उसको क्या नाम देंगे? तो वो तो जाहिर है, वो तो मतलब ये तो वो मौत है ना कि ना इधर का है ना उधर का है। कुत्ते की मौत को क्लियर अल्फाज में इसको कुत्ते की मौत कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुत्ते की मौत जैसे कहते हैं मारा गया, कुत्ते की मौत मारा गया। मुझे तो इस वक्त ये नहीं समझ में आ रहा जुनैद भाई और कादिर भाई,
हम बात तो कर रहे हैं इस बारे में, लेकिन जो इन पे गुजर रही है, जो इस माँ पे गुजर रही है इस वक्त, जो इन भाई पे गुजर रही है, इनके वालिद पे जो गुजर रही है, कहाँ से लफ्ज़ लाएं, कहाँ से हम बात करें, क्या क्या किस तरह सुकून दें, किस तरह इंसाफ मिले, क्या? मोमल, बात ये है कि हमारा आपका आज का प्रोग्राम में इनका गम को ताज़ा करना नहीं है और कादिर भाई ये भी एक मुझे थोड़ा सा मैं इस बात को कंप्लीट ये करना चाह रही हूँ कि आज हम शो करके भी तो चले जाएंगे ना, क्या होगा? मकसद क्या है? देखो मकसद क्या है, क्या हमारा ये क्या है, हम अपने मुआशरे को बताना चाह रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, क्या मिलेगा? क्या ये हर घर में ऐसा बेटा या बच्चे इस तरह से, ये पहला केस नहीं है, ये पहला केस नहीं मैं है। एक चीज़ आपको बताऊं, हमारे भी भाई बहने इसी उम्र के हैं। ये पहला केस भी नहीं है और मैं आपको बताऊं ये बड़ा ही रूटीन केस है। अच्छा, चूंकि बहुत सी चीज़ें मीडिया पे नहीं आती तो हमें नहीं पता चलता, वरना अगर आप यहाँ से लेके कराची से लेके खैबर तक अगर आप माइंडसेट देखें ना, ये माइंडसेट है बेसिकली। ये जो ताकत का एग्ज़ाम है, ये जो एक क़ुव्वत का गुरूर है पीछे, क्योंकि देखें इख्तियार, ताकत और क़ुव्वत मिलने के बाद जो है ना वो इंसान बदलता नहीं है बल्कि बेनकाब हो जाया करता है, और ये बेनकाबी आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आएगी। बदकिस्मती ये है कि चूँकि इस पर कोई क्रॉस चेक नहीं है, बदकिस्मती ये है कि एहतसाब उस तरह से नहीं होता, बदकिस्मती ये है कि कानून उस तरह से हरकत में नहीं आता, बदकिस्मती ये है कि जो लोग करते हैं उनको पता है हम इतने ताकत रखने वाले और इतने क़ुव्वत रखने वाले हैं कि हम करने के बाद जो है वैसे थानों को ख़रीद लेंगे, वैसे कानून को ख़रीद लेंगे। तो जहाँ फॉर सेल का टैग लगा हुआ है, जहाँ ये ख़रीदारियाँ चल रही हैं, वहाँ पर ज़ाहिर तब्दीली नहीं आती। लेकिन जो असल जो बुनियादी बात है ना, मुझे तो इन तमाम बातों से मावरा पता नहीं कानून क्या करता है क्या नहीं करता, पता नहीं अदालत इस पे कोई फैसला देती है नहीं देती, पता नहीं ये जीतेंगे वो जीतेंगे। मैं कोई बहुत ज़्यादा ये जो ऑलरेडी जुनैद भाई ऑलरेडी केसेस हुए हैं उनका, मेरा अभी ये मकसद है, मैं आपको लिख के दूं आज इस चीज़ को रिकॉर्ड में डाल दीजिएगा और आपको ये बात नज़र आएगी किसी दिन, किसी लम्हे और किसी पहर आप याद करेंगे कि शाहरुख का क्या मामला है। जेल में है ना इस वक्त, शाहरुख जतोई जेल में है ना। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो बरी हो जाएगा, एक वक्त ऐसा आएगा वो बरी हो जाएगा। एक लिहाज से हो चुका है, एक लिहाज से हो चुका है, क्योंकि उसकी वालिद ने पैसे लेके वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया। वो तो हो गया ना, ठीक है। अब जब कोई मुद्दई नहीं है, अब तो सिर्फ रियासत का मसला रहेगा, रियासत का मसला रहेगा, रियासत का मसला रहेगा। देखिए मैं यही सर समझाना चाह रहा हूँ कि अल्टीमेट होता कुछ नहीं है, लेकिन वही बात है कि कोई इनसे पूछे। ये मैंने आपसे कहा ना कि इब्तिदा में जो मैंने गुफ्तगू की थी ना, चंद दिन तक अखबारात की सुर्खियाँ, चंद दिन तक चैनल्स पर गुफ्तगू, हेडलाइन न्यूज़, टिकर्स, बयानात, इनकी हेयरिंग्स, ये जाएंगे अखबारात वाले खड़े हुए होंगे वहाँ पर, हेयरिंग्स इनकी चल रही होंगी, माँ की तस्वीर लग रही होगी, माँ को दिखाया जा रहा होगा कि जी ये बेचारी माँ बैठी है, ये बाप बैठा है, ये भाई बैठा है। ये थोड़े दिन तक चलेगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई इनसे पूछे कि जब ये बेचारी बैठी होंगी ना तन्हा इस घर में, जहाँ पर कहीं सुलेमान यहाँ बैठता होगा, कहीं वहाँ बैठता होगा, कहीं वहाँ बैठता होगा, और जिस वक्त की माँ सोफे पे बैठ के देख रही होगी कि यहीं तो बैठता था, हमारा बेहस हो चुका है, यहीं तो बैठता था, वहाँ तो आके बैठता था, कभी मेरे कदमों में आके बैठता था। उस वक्त उस माँ से कोई पूछे, उस वक्त जवाब किसी के पास नहीं होगा। बात समझ रही हैं आप मेरी? जुनैद भाई मोमन ने जो सवाल किया है, हम यहाँ पे जो आज बैठे हुए हैं और पूरे दुनिया को इस प्रोग्राम के तौसत से इनके गम ताज़ा करने के लिए तो हम नहीं बैठे ना। ये माशाल्लाह ताकतवर आदमी है, इनको हमारे जैसे फ्री ट्रस्ट वाली वकील भी नहीं चाहिए, ये बड़े से बड़े वकील भी कर सकते हैं, गवाह को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, हर कोई काम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद यहाँ बैठने का ये है, जो हम बात कर रहे हैं कि एक ताकतवर आदमी के साथ इतना जुल्म हो रहा है, आम जो गरीब है, जो बेबस है, जो लावारिस है, उनके साथ क्या होगा? वो तो थाने के गेट में नहीं घुस सकते हैं। प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि हम अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, और ये टीवी चैनल कितने लोगों तक पहुंचेंगे ये भी तो सवाल है। हर घर तक तो पहुंच भी नहीं सकते। प्रोग्राम तो हमारा अवेयरनेस देना है, प्रोग्राम तो हमारा जो हुक्मरान है उनकी ज़मीर को जगाना है, प्रोग्राम तो हमारा ये है कि जो करप्ट पुलिस वाला है उनको भी ये बताना है कि जनाब आज जो लाशारी साहब कैसे होते हैं, कल तेरे बेटे को भी गोली मार सकता है, किसी और ऑफिसर को मार सकते हैं। तो माशरे में हम अवेयरनेस के लिए बैठे हुए हैं, हम ये बताने के लिए कि खुदारा अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सुधर जाए। आज इनके ऊपर है, कल मेरे ऊपर, किसी और के ऊपर आ सकता ही है। इस वक्त से पनाह लेने की, इस वक्त से यानी इस अजाब से बचने के लिए हम दुआ भी करते हैं और ये प्रोग्राम भी करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए और आगे इस तरह आसान हो। बिल्कुल
बिल्कुल सही है कादर भाई। आज तो मेरे पास बिल्कुल लफ्ज़ नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये कर भी किस तरह रही हूँ कि अगर मुझे इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो सोचें कि इन घर वालों पे क्या बीत रही होगी। जिस तरह भी जुनेद भाई आप बता रहे थे, हम तो चले जाएंगे और कादिर भाई जब जो है इनकी ना, यादें वो जो बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, इस बात के पहलू में एक बहुत अहम बात जो है वो बड़ी पिना है, वो समझने की ज़रूरत है। दुरुस्त है, ठीक है जी, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, 66 वर्षों के अंदर इस पाकिस्तान के अंदर एक आम आदमी की बात करते करते जो है वो लोगों की ज़ुबानें अब सूख चुकी हैं, थक चुकी हैं। ठीक है, मैं इब्तिदा में बात कह चुका हूँ मैं कि इनके पास ताकत है, ये जहाँ तक जाएंगे मतलब वहाँ तक रेजिस्ट करेंगे, जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक ये तो जाएंगे। हो गया, ये जो होना है, लेकिन ऐसे कितने एक आम आदमी में देखे सुलेमान तब्दीली, हैं, जुनेद भाई। एक आम आदमी में तब्दीली दो सूरतों में आ सकती है। या तो आपका सिस्टम ऊपर से जो है ना, ऊपर से बर्फ़ हमेशा जो है पहाड़ की चोटी से पिघलती है, या तो आपका सिस्टम जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं ना, मिसाल के तौर पे इस वक्त तसद्दुक़ जिलानी साहब बैठे हैं, या तो वो को बहुत बड़ा इनकलाबी स्टेप उठाएं कि वो रिवोल्यूशन जो है आपको निचली सतह तक नज़र आए अदालतों में, कि जी जितने भी केसेस बैठे हुए हैं या जितने भी केसेस पड़े हुए हैं इस वक्त, या जितने भी फाइलें पड़ी हुई हैं, इस तरह के जितने भी मामला आते हैं, उसके ऊपर बहुत ही सख्त एक्शन लिया जाए, बहुत तेज़ी से एक्शन लिया जाए। या दूसरी सूरत कि एक आम आदमी जो है ना पाकिस्तान को बचाने के लिए सड़कों पर बाहर निकले। देखें, आपको याद होगा जब शाहरुख मैं ये बिल्कुल आपसे किस्सा सुनूंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। जाते जाते बस यही कहूंगी, ऐसे कितने सुलेमान शहीद होंगे, ऐसी कितनी माएँ की गोद इस तरह खाली रह जाएंगी। अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ भी हो। We'll be right back. अभी मैं सुलेमान के कमरे के बाहर मौजूद हूँ। इसकी बहनें अंदर हैं, बात करने की हालत में नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं अंदर जाके थोड़ा सा उनका दुख बांटूं। आइए चल। अस्सलाम वालेकुम। बहनें भी बिल्कुल माओं की तरह होती हैं। मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं इनसे बात कर सकूं, इनसे पूछ सकूं कि इन पे क्या बीती। जो हिचकियाँ सुन रही हूँ मैं इस वक्त, मैं बयान नहीं कर सकती। इनका भाई, इनका सब कुछ, इनकी दुनिया, इनकी खुशियाँ, इस कमरे में जो बैठ के वो लम्हात जो भाई बहन शेयर करते हैं, उसके कपड़े, उसकी चीज़ें, उसकी चप्पलें, उसका लैपटॉप सिर्फ अब ये देखने के लिए ही है, पहनने के लिए कोई नहीं। मैं बयान भी नहीं कर सकती इस वक्त क्या माहौल है। अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी को ना दिखा। सबसे बड़ी बहन है? नहीं, एक और मुझसे बड़ी बहन है। जी जी। आप घर पे थे इस वक्त? जी मैं घर पे थी। क्या देखा? सब कुछ देखा। जाते वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, हंस रहा था, फ्लाइंग किसेस कर रहा था। उस बच्चे जिसकी गोली लगी हुई थी, फ्लाइंग किसेस दे रहा था अपनी बहनों, अपने घर वालों को। सबसे छोटा भाई, 4 बहनों का सबसे लाडला, कैसे मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए, सीने से लगते हुए इस दुनिया से रुखसत हो। क्यों?
क्या गलती थी, क्या कसूर था उसका? क्या बात करूं मैं इन बहनों से? क्या पूछूं, किस तरह पूछूं? मेरे खुद के पास सभी लफ्ज नहीं हैं। सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ गुजारता था? अपने दिल की बातें किसके साथ शेयर करता था? मुझसे करता था, मुझसे काफ़ी अटैच था। वैसे तो सारी बहनों से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करता था। रोज़ाना मुझे बताता भी था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे प्यार करता था? हाँ, रोज़ाना। बहुत अच्छा भाई था, सबसे छोटा था लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबल था। सबसे बहुत प्यार करता था, ज़्यादातर किसी से नाराज़ भी नहीं रहता था, फ़ौरन से सॉरी बोल देता था। रोज़ाना रात को मुझसे बातें करके फिर सोता था, मेरे पाँव भी दबाता था। मुझसे बहुत प्यार करता था, कहता था तुम मेरी माँ हो। रोती रहोगी तो उसको और तकलीफ होगी। उसको और तकलीफ होगी। कितने मुस्कुराते हुए गया है ना आपका भाई, है ना? बहुत मुस्कुराते हुए गया है। आपसे मिला था? अच्छी अच्छी यादें रखनी है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, हिम्मत करनी है, हिम्मत करनी है। बस बस बस। चार बहनों का से छोटा है, जिनके बीच नहीं, सबका लाड। कैसे, क्या कहूँ, कैसे उनके दिल को सुकून मिलेगा। बस 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 बस। दुआ करते हैं ना, हम सब मिलके दुआ करेंगे, है ना? है ना? अच्छा मुझे ये बताओ, लड़ाई होती थी? छेड़ता था आपको? क्या कहता था आपको? चलो बताओ, कहता था कुछ आपको? नहीं नाज़रीन, इस सबसे बस 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 बस। सबसे छोटी बहन है। हम जितनी बहनें हैं, क्या हम देखना चाहेंगे अपने भाइयों को उस तरह? हम अपने भाइयों से कितना लड़ते हैं, कितनी लाडलियाँ होती हैं हम। मैं कभी ये सोच सकता हूँ? ऐसा भी हो सकता है कि कम उम्र में सबसे छोटा बेटा, सबसे छोटा भाई आईडी कार्ड भी निकला था उसका। मैं अरमान हो गया उसका। जब आपने दुआ करनी है और बस ठीक है, दुआ करनी है, वरना उसको तकलीफ़ पहुंचेगी और आप नहीं चाहती ना उसको तकलीफ़ पहुंचे, है ना? है ना? बस तो फिर दुआ करेंगे। इनके लिए पानी ला दें प्लीज़।
क्या बातें करता था आपके साथ? सारी बातें बताता था, जो किसी से भी शेयर नहीं करता था मुझसे करता था, सारी बातें अच्छा, बताता था। छेड़ता सबसे ज़्यादा किसको था? सबसे सारी बहनों में से? सारी बहनों में से सबसे ज़्यादा उसको उसको छेड़ता था। मुझे तंग नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहुत रिस्पेक्ट करता था। डरता भी होगा। हाँ, डरता भी था, बातें भी सारी करता था, सारी बातें मानता भी था, सब कुछ। बहुत अच्छा भाई था मेरा। इतना प्यारा, कभी किसी को समझदार। हर्ट ही नहीं करता था, हर्ट नहीं करता था। कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं। थोड़ा सा तंग करके फौरन से खुद से रोना शुरू हो जाता था और सॉरी बोल देता था। हाय। और जो बड़ी बहन है, उनके बच्चे हैं, जी, उनके साथ खेलता था, उनको लेके जाता था। बहुत ज़्यादा खेलता था उनके साथ, बहुत प्यार करता था, सबको टाइम देता था, सबको टाइम देता था, सबके साथ बैठता था, बातें करता था, सब कुछ। वरना इस उम्र में तो अक्सर होता है ना कि 24 घंटे बस दोस्त 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 दोस्तों के साथ बाहर। वो फैमिली के साथ उतना ही एंजॉय उतना ही करता enjoy था, करता था। बिल्कुल सबके साथ करता था। हमें घुमाने लेके जाता था, हमारे साथ चलता था हर जगह। अच्छा, खाने पे जाना हो, हाँ, बाहर सब कुछ। घूमना हो। दोस्तों के पढ़ाई में साथ- कैसा था? पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा। फ़ौरन से सब कुछ पढ़ लेता था। अच्छा, डरा हुआ था क्योंकि उसके एग्ज़ाम हो रहे थे, क्योंकि अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था? पढ़ रहा था, क्या मैंने उससे पूछा था तुमने सारा पढ़ लिया? कह रहा हाँ मैंने सारा पढ़ लिया है, मैं बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, बहुत अच्छा पेपर होगा मेरा। अमीज के बाद सबसे ज़्यादा किससे क्लोज था? आपसे क्लोज था? कितना क्लोज? वो सबको मना करता था कि करवा को कोई कुछ ना करे। वो कहता था कि मैं भले इसको डांट दूँ या कुछ नहीं करूँ या नाराज़ हूँ तंग करूँ, तो कोई और बहन इसको कुछ नहीं करे। अच्छा, वो सारे काम करके देता था। अगर कोई बहन नहीं लेके जाती थी बाहर तो वो लेके जाता था, कहता था मुझे बताओ मैं लेके जाऊँगा तुम्हें। अच्छा, शरारती था या हंसी मजाक करता था या सीरियस रहता था? किस तरह था? हंसी मजाक करता रहता था। हंसी मजाक करता, गुस्सा आता था? नहीं, मना करता था? वो जो नहीं होते भाई कि ये ना करो, इस तरह नहीं बैठो, इस तरह नहीं, होते ना भाई, प्रोटेक्टिव होते हैं बहनों के बारे में। समझाता था, समझाता था, इस तरह नहीं। समझाता था, कहता था हर वक्त तैयार रहा करो, मुझे अच्छा लगता है मेरी बहनें अच्छी लगें। हर वक्त तैयार रहता था, पार्लर पे लेके जाना, सब सारे काम करता था, जो कोई भी नहीं करता था सारे काम करके देता था। किसी भी किस्म का कोई भी काम हो सब कुछ करता था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था। कोई कुछ बोल दे फ़ौरन से बात मानता था। इस घर में क़यामत का समा है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा माशरा कुछ कर नहीं सकता। क्या कोई किसी को दुख दे के खुश रह सकता है? अपनी खुशियां हासिल कर सकता है, पा सकता है? क्या हम सब सेफ हैं? क्या कल को ये हमारे साथ हो तो क्या? हर वक्त हर कोई कहता है इतने हालात ख़राब हैं, घर में बैठो, घर में बैठो, घर में बैठो, यहाँ नहीं जाओ, घर में बैठो। लड़कों को स्पेशली, लड़के हैं तो घूमते हैं, जाते हैं स्कूल कॉलेज। क्या पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दें? जो बच्चा अपने पेपर्स के लिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए घर में बैठ के पढ़ रहा था क्योंकि उसका दूसरे दिन इम्तिहान था, वो तक सेफ नहीं था, अपने घर में भी सेफ नहीं था। क्या करें? किसका दरवाज़ा खटखटाएं? किससे पूछें ये सवाल? कौन देगा इस बात का गवर्नमेंट कुछ करेगी? क्या ऐसे सुलेमान और भी आएंगे जिनके साथ ये हादसे होंगे? अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा कभी कोई हादसा। हम सब की दुआ है कि अल्लाह हम सबको खैर खैरियत से रखे। ये मुल्क हमारा अपना है, इसमें रहने वाले हमारे अपने हैं, हम सब भाई भाई हैं।
उसके बावजूद जो हालात हैं, जो दूसरों से हम लड़ रहे हैं, उनके बावजूद क्या हम आपस में अपने आप लड़ते लड़ाते ख़त्म हो जाएंगे? कौन देगा हमें इंसाफ? आज का प्रोग्राम करने का ये मकसद नहीं है कि आज इनसे बात की और बात ख़त्म नहीं करनी। शान, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, प्लीज़ तशरीफ़ रखें। क्या करेंगे आप? अब क्या स्टेप है? किस तरह से इस चीज़ को रोका जाए? किस तरह से इंसाफ मिले? देखिए, हम लोग जो कानूनी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। अच्छा, आपसे जिद करता था कि मुझे गाड़ी चाहिए या अच्छा ड्राइविंग करता था? ड्राइविंग करता था और चाबी जब लेट नाइट अगर कभी उसे बाहर होता था तो मैं उसे कॉल करके बुलाता था कि ज़्यादा देर नहीं होना चाहिए बाहर। ज़्यादा देर नहीं होनी चाहिए। मतलब हम लोग खुद, जो लास्ट वीक गुजरा उसमें तो हम लोग खुद घूम रहे थे दोनों। हम दोनों शेक्सपियर ने साथ जाते थे, घूमते थे। वी वर लाइक फ्रेंड्स, हर चीज़ शेयर करते थे। कितना उम्र का डिफरेंस था आपके और सलमान के बीच? जी वो तो हम 14 इयर्स का डिफरेंस था। 14 साल। जी, लेकिन वो उसकी हाइट वगैरह सब कुछ मेरे बराबर का ही हो गया था। तो मेरी शर्ट्स कितना प्राउड फील करते थे आप? हाँ एग्जैक्टली, हम लोग का हर चीज़ शेयर करते थे। मेरी शर्ट्स ले जाता था, जीन्स मेरी ले जाता था पहनने के लिए, बेल्ट्स ये वो। मेरी कोई चीज़ उसे पसंद आती थी तो मुझसे ले जाता था। ज़िद भी करता था कि भाईजान मुझे ये चाहिए, जो मैं उसे कुछ नहीं देता था तो मुझे ये चाहिए, तो उसे मैं दे देता था। बस मैं इंग्लैंड में था, उसने मुझसे काफ़ी चीज़ें मंगवाई, उसके लिए लाया मैं। ज़िद करता होगा मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जी, बाहर जाता था तो कहता था तब पैसे चाहिए उसको थे शौक तब भी था लेता था। बाहर जाके पढ़ने का, क्योंकि अभी तो सिर्फ ओ लेवल्स के एग्जाम्स दे रहा था, अभी तो ए लेवल्स भी बाकी थे। क्या फ्यूचर प्लान क्या था उसका? क्या बताता कि मैं क्या पढ़ना चाहता हूँ, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रहा था? प्लान उसका ऑस्ट्रेलिया जाने का था। ऑस्ट्रेलिया जाने का था, बाहर पढ़ने का था। पहले उसका प्लान इंग्लैंड आने का था क्योंकि मैं वहीं पे था। क्योंकि मैं 5-6 महीने पहले पाकिस्तान आ गया, मूव हो गया यहाँ पे। तो अभी उसका प्लान था कि विल गो टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे फर्दर स्टडीज़ के लिए। दुआएं करता था परेशान हो के कि मुझे इम्तिहान में पास होना है, या अल्लाह के करीब था, नमाज़ें पढ़ता था? जी, फ्राइडे प्रेयर्स पे हम दोनों साथ जाते थे। मैं ऑफिस से आके इसे पिक करता था, हम फिर जाते थे साथ। मैं ऑफिस से आता था, सीधा कॉल करता था, रेडी हो जाओ चल रहे हैं, साथ जाते थे। फिर कौन जाएगा अब जुम्मे की नमाज पे? कहाँ है वो भाई? हमने बहुत इन्जॉय किया लास्ट 3 डेज। डांस कर करके मुझे दिखा रहा था और मुझे कह रहा था मुझे भी करके दिखाओ। गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम्स लगवाने जाता था, मुझे लेके जाता था। नाज़रीन, कोई लफ्ज़ नहीं है इस वक्त, कोई बात नहीं कर सकते। ब्रेक ले लें, प्लीज़ एक ब्रेक। मेरे पास सुलेमान के यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, चाहूँगी कि इनसे भी बात करूँ। कौन मुझसे बात करेगा?
अब यहाँ क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। सैयद हमजा शाह। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लिए। कब से थी आपकी सलमान से दोस्ती? आई गेस 7-8 years। 7-8 years? यस। किस किस्म की किस किस्म की तबीयत थी सलमान की? गुस्से वाला था या सुलेमान प्यार से रहता था? बहुत खुश मिजाज था, मतलब उसके अंदर शरारतपन था, शरारती था, लेकिन उसके अंदर ये नहीं था कि किसी को पिंच करना, किसी को बेफजूल किसी से पिन करना, ये कुछ आदतें नहीं थी, बस शरारती था वो, और कोई आदमी। और बहुत खुश मिजाज, दोस्तों से हर किसी से लीनियंट रहना, किसी से ईगोस्टिक होता है कोई, ईगोस्टिक होते हैं लोग, वो उनमें से नहीं था। उसके अंदर ये आदतें बिल्कुल भी नहीं थी। हर किसी सामने झुक के मिलना, हर किसी को इज्जत देना, चाहे वो जितना अमीर हो जितना गरीब हो, उसके साथ वैसे ही मिलना हमेशा। हमेशा। आप अभी सुलेमान के दोस्त थे? जी मैं भी सुलेमान। शरारतें करता था क्लास में या स्कूल में? छेड़ना छड़ाना? बिल्कुल सब था। आप लोग आपके साथ आपका दोस्त कैसा था? बहुत अच्छा दोस्त, क्लास 6 से दोस्ती थी अब तक। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी? 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले। सबसे आखिर कौन मिला था? कोई मिला है सबसे आखिर में? कौन मिला है सुलेमान से? अच्छा, जो मिले वो यहाँ पे मौजूद नहीं। आप सबके एग्जाम्स हो रहे थे, बातचीत होती थी आप लोगों की फ़ोन पे? कौन सा पेपर था उस दूसरे दिन ओ लेवल्स का? उसका मेरा ख्याल इंग्लिश का। सवाल कर लेते हैं सब बच्चों से। जी। कोई भी जवाब दे दें। क्या आप किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं या किसी रोड पे या किसी जगह पे, तो आपको कैसे महसूस होता है कि कोई बड़े बाप का बेटा, उसके साथ 10-20 गार्ड हो, आगे पीछे महंगी महंगी मोबाइल हो, तो आपको कैसे लगता है वो? आप इम्प्रेस होते हैं उनसे कि यार ये काश हम भी ऐसे होते? नहीं, बिल्कुल। क्यों? ये ले। इम्प्रेसिव तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो एक आदमी है, उसके पास गार्ड है, मोबाइलें हैं, शाश बाट है, लाखों रुपए के सूट पहने, इम्प्रेस नहीं होते आप लोग उससे? नहीं, कहीं ना कहीं उसका एक्ट गलत है। एंड गलत होता है, यही बिल्कुल एग्जैक्ट आपने जवाब दिया है। ऐसे मुमल जो बच्चे होते हैं, जो नवाबजादे लाडले होते हैं, इनका एंड यही होता है। उनका एंड यही होता है, कहीं ना कहीं वो किसी मजलूम को, मासूम को वो मारेंगे या रोड पे किसी के साथ ज्यादती करेंगे। मैं बताऊँ, अजीब सा माहौल है। मैं अभी पिछले महीने बलूचिस्तान से आ रहा था, मैं एक दोस्त को आगे छोड़ रहा था, बल्कि एग्जैक्ट इसी रोड पे मैकडोनल्ड के सामने गुजारा था, ट्रैफिक जाम थी। अब जाम ट्रैफिक में तो स्पीड तो जा नहीं सकती, तो एकदम मेरी गाड़ी को इतना जोर से हिट की जैसा कोई स्पीड से आ रहा। मैं गाड़ी से उतरा तो छोटा बच्चा चला रहा था, कम उम्र था, कोई 14-15 साल। यानी मेरे सवाल से पहले उस बच्चे ने कहा कि सॉरी अंकल, वो मैं मोबाइल पे बात कर रहा था। मैंने कहा आप एक तो गाड़ी मार दी है, ऊपर से आप एक वकील के सामने जुर्म भी मान रहे हो कि मैंने मोबाइल पे करा। उस बच्चे के साथ जो गाड़ी में बंदा बैठा हुआ था, यानी जो गाड़ी लगी, वो बंदा मोबाइल बात कर रहा था, हिला नहीं वहाँ से। खैर मैंने बच्चा समझ के, मासूम, मुझे तरस आया, मैंने कहा बच्चे अब क्या बोलूँगा, बच्चे से लड़ाई करूँगा। तो मैं गाड़ी में वापस जब बैठने लगा, तो मेरी गाड़ी से आगे जो गाड़ी थी थोड़ा फासले पे, उसने डबल इंडिकेटर लगाए थे, उससे 4 मोटे मोटे लड़के उतर के मेरी तरफ आ रहे थे। खैर मैंने तो बच्चे को माफ़ कर दिया, मैं गाड़ी में बैठा, लेकिन सोच में पड़ गए कि ये लोग कौन थे, कहीं इनके साथ तो नहीं थे। तो थोड़ा सा आगे मैं देख रहे थे कि ये गाड़ी का है। तो ये बात मैं किसी हमारे सेशन जज साहब उसको सुना रहा था कि ये वाकया हो, उसने बोला ये ऐसी वारदात होते हैं कि कोई भी इस तरह गाड़ी रोड पे वो हिट करते हैं, और फिर जब अगला बोलते हैं कि आपने मेरे नुकसान कर दिए, चलो थाने चले, तो वो रास्ते में उनको यरगमाल भी बनाते हैं, वो अगवा बराए तावान भी करते हैं, उसको किडनैप भी करते हैं, जो हरकत उसके साथ हो सकती है। यानी ये कराची शहर की सबसे पोश एरिया की मैं बात करूं, यहाँ से ये 2 मिनट के फासले से। मैं एक चीज़ पहले मैं पूछना चाह रही हूँ दोस्तों से कि उस दिन जो इंसिडेंट हुआ था, जो ये सलमान, क्या नाम है, सलमान आबरू, उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, उसमें उस दिन उसके साथ सुलेमान के साथ कोई मौजूद था, या ये किस्सा किसी उसने बताया आप लोगों को? अपने भाई ज़िशान को तो बताया, दोस्तों में से किसी को बताया था ये कि क्या हुआ, ये क्या नहीं हुआ? क्योंकि बहुत एक छोटी सी बात थी, तो शायद नहीं बताया, कोई डिस्कस नहीं हुआ।
तो नाज़रीन एक ये भी बात एक है कि आपका वरना दोस्तों से बात की जाती ना, उसका भी ईगो आ जाता कि भाई मेरे आओ चलो दोस्त मिलके, होता है ना लड़कों में और स्पेशली इस उम्र में कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है, आओ हम भी बात करते हैं। कौन है? आप लोगों को किसी को कुछ नहीं पता वो कौन था, क्या हुआ, या उस रात या उस दिन। ये नॉर्मल सी बात अच्छा, है। मैं अभी आप ऑफिस जाएंगे तो ना जाने आपकी मेरी गाड़ी के साथ, ये तो नॉर्मल सा कराची में रूटीन है, इसमें इतना बड़ा इशू होता नहीं है। बिल्कुल। मैं ये इस वक्त आप लोग के पास ये मौका है, अगर आप कुछ कहना चाहते हो सुलेमान के बारे में, कोई बात जो आप लोग को याद आती हो, कोई उसकी यादें। मेरा नाम दानियाल है जी। सुलेमान से आज से कोई 5 साल पहले मिला था। वो ऐसा लड़का नहीं था कि मतलब वो किसी को तंग करे, कुछ करे, ईगो नहीं था उस लड़के में। ऐसा लड़का था सुलेमान के मतलब रोड पे चलते हुए उसको कोई गरीब भी दिखता था ना, वो जेब में हमेशा खुले पैसे होते थे उसके पास, गाड़ी में साइड पे उसने रखे हुए होते थे, सिग्नल पे रोकता था, गरीबों को भी पैसे देता था। मतलब जैसे हम लोग कहीं बैठे हुए होते थे बाहर खाने वाने पे, अगर कोई गरीब बच्चा आता था उसको भी वो पैसे देता था। मतलब हर किसी का ख्याल रखने वाला लड़का था वो। अच्छा। मतलब आज तक हमने कभी नहीं देखा कि सुलेमान कभी भाई नाराज़ है किसी से, गुस्से में है, भाई उदास है, हमेशा खुश, हर किसी को हंसाता था वो। आज कोई 4 साल पहले जब हम लोग पहली दफ़ा मिले थे, हम लोग बैठे हुए थे, मेरे घर के नीचे आया था सुलेमान, मेरे कज़न का दोस्त था। मुझसे बोलता है कि यार यहाँ पे एक लड़का है सुलेमान बलोच, जानते हो उसको? मैं बोला नहीं यार, नाम नहीं सुना है। बोलता है मैं हूँ। फिर बहुत उसने इज्जत दी, अच्छी तरीके से बात की, फिर हम लोग स्कूल भी साथ गए। उसे अभी रिसेंटली जब एग्ज़ाम्स के लिए हमने खुद जाके उसकी CI की रजिस्ट्रेशन जो थी, मैं और हमारा एक और दोस्त हम लोग खुद साथ गए थे उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा। वो मतलब रेडी था पेपर्स के लिए, मतलब बहुत उसने तैयारी की हुई थी, ट्यूशन्स वगैरह भी ले रहा था। नाज़रीन 18 साल सुलेमान अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था। उस रात जिस दिन ये एक बुरा हादसा पेश आया, उस रात भी वो पढ़ रहा था। उसके ख्वाब थे, उसको ऑस्ट्रेलिया जाना था पढ़ने के लिए, अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए, एक बड़ा इंसान बनने के लिए, इस मुल्क के अपने वालिदैन के लिए कुछ करने के लिए। अब वो कैसे करेगा नाम जब वो नाम ही नहीं रहा। अब वो अपने भाई से कैसे बोलेगा कि मुझे कुछ चाहिए? वालिदैन से किस तरह जिद करेगा? माँ के कैसे गले लगेगा? खाने को फरमाइश क्या करेगा? कैसे? जा रहे बोले बेटा माइक जी प्लीज माइक ऊपर कर, थोड़ा सा माइक करीब कर। सुलेमान बहुत ही प्यारा बंदा था, बहुत अच्छा था, दिल का साफ था, दोस्तों के लिए जान भी देता था, बहुत अच्छा था और कभी किसी के साथ गलत नहीं करता था। और वो जगह जहाँ हमने उसके साथ बर्थडे बनाई थी उसकी, इधर ड्राइंग रूम में, और बहुत ही अच्छा भाई था, सबकी इज्जत करता था। देखिए बड़ी कॉमन बात जो दोस्तों में मैं सुन रहा हूँ ना, और मुझे ज़ाहिर है ये जो एज है, ये सारे टीनेजर्स यहाँ बैठे हैं, ये एक बड़ी कॉमन बात इन तमाम की गुफ्तगू में, जो बहुत अच्छा था, बहुत प्यार करता था, बहुत हम्बल था, जब किसी को देखता तो उसकी मदद करता था, जब किसी सिग्नल पे रुकता था तो कोई गरीब सवाल करता था उसको पैसे दे देता था, जब किसी रेस्टोरेंट में बैठता था तो कोई खाना खाता था तो कोई आके सवाल करता था तो उसको खिला भी देता था, पैसे भी देता था। ये बड़ी कॉमन बातें हैं इन दोस्तों के अंदर, जो अभी तक मैं इनकी गुफ्तगू में सुन रहा हूँ। इट मीन्स उसके अंदर एक अच्छा हम्बल शख्स मौजूद था, वो एक नरम मिजाज लड़का था, नरम तबीयत था। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं तो ज़ाहिर तज्जिया ही कर सकता हूँ, लेकिन जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ इनके जो वालिदैन के चेहरे पढ़ के, या जो बहनें इस वक्त मतलब इनकी जो है यहाँ बैठी हैं नकाब में, और मुझे इनकी जो हंडियाँ उबल रही हैं ना इनके सीनों के अंदर, जो ये रो रहे हैं, और जो एक आवाज़ हल्की हल्की जो हमारी समातों में आ रही है, मुझे महसूस हो रहा है
कि ये सिर्फ भाई नहीं खोया इन्होंने, बल्कि एक दोस्त भी खो दिया, एक कंपेनियन भी खो दिया, एक कोई बहुत ही यानी फैमिली के अंदर घुला मिला हुआ शख्स था जो सबका ही ख्याल करता था, सबके साथ बड़ा जो है ना वो मतलब निटिंग थी उसकी मोहब्बतों की। असल बात ये है मोमल, जो बात मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए से पहुँचे और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए और ज़ाहिर है पूरी दुनिया में आपको देखा सुना जा रहा है, ये तरबियत का फुकदान है। हमारे यहाँ जो प्लांटेशंस हो रही हैं ना वो गलत हो रही है, जो रूट्स हमारे यहाँ लगाई जा रही है ना वो गलत की जा रही है, जो फाउंडेशंस डाली जा रही हैं वो गलत डाली जा रही है। मैं हाथ जोड़ के वालिदैन से गुजारिश करूँगा, बसत एहतराम गुजारिश करूँगा, आप अपने बच्चों को सोने का निवाला खिलाएं। आपकी स्वाबदीद है अब्दुल कादिर भाई, ये आपकी स्वाबदीद है, आप खिलाएं, अल्लाह ने आपको दिया, आप खिलाएं, लेकिन शेर की निगाह रखें उनके ऊपर। आज बच्चों की पोजीशन ये हो गई, ये सिर्फ डिफेंस का हाल नहीं है, ये मतलब हम कहते हैं ना पुल के उस पार, ये डिफेंस का हाल नहीं है, ये ख़ास क्लास की मेंटालिटी बन गई है कि अब तफरीह के तौर पे जो है बच्चे स्नैचिंग करने निकलते हैं जी, मतलब बाकायदा शर्त लगा के, कराची का नहीं पूरे मुल्क का, यानी एक खास स्टेटस है, खास क्लास है, खास माइंडसेट है, जो बाकायदा आपस में बैट लगाते हैं, शर्त लगाते हैं कि आओ आज हम जो है मतलब स्नैचिंग करेंगे, ये मूड में करते हैं, तफरीह में करते हैं। आज किसी डिस्को के अंदर जो है किसी का हमें पर्स निकालना है, बस एक शर्त के तौर पर, तफरीह के तौर पर काम हो रहा है। और यही चीज़ें बढ़ते बढ़ते तसादुम, और तसादुम में फिर होता ये है कि ईगो कॉन्शियस हो जाता है इंसान। देखिए एक बात इन्होंने कही ना कि उसमें ईगो नहीं थी, इसका मतलब ये कि वो डाउन टू अर्थ था, वो हम्बल था, लेकिन सामने ईगो थी ना, मैं एसपी का बेटा हूँ, मैं अबलों की औलाद हूँ, मेरे पीछे जो एक ताकत है, एक कुव्वत है, एक कुर्सी मौजूद है, तो मैं तो जो चाहूँगा वो करूँगा, तो मैं तो बाद में मतलब गन शॉट करूंगा, मेरे पहले जो गार्ड्स हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे। लेकिन जुनैद भाई हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि आपने वालिदैन की तो बात की, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि तरबियत तो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द स्टेज 1, दैट इज़ द पॉइंट 1, दैट इज़ द थिंग। लेकिन हमारा जो मुआशरा, हमारा जो मुल्क है, हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो पुलिस है, हमारी क्या ये टीनेजर्स जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या ये अपने आप को सिक्योर फील करते हैं? क्या हम अपने बहन भाई, अपने कजिन्स, अपने रिश्तेदारों को सिक्योर फील कर सकते हैं? ना मैं सिक्योर हूँ, ना आप सिक्योर हैं, ना अब्दुल कादिर भाई सिक्योर हैं। हम मीडिया पे आके बहुत गुफ्तगू कर रहे होते हैं, हमें पता है जी चैनल्स हमारे साथ हैं, हम बैठ के लाइव ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं, कुछ भी, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ। सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने बात की कि उसको तकब्बुर था, वो एसपी का बेटा है जी, क्या उस एसपी को आज ये सोचने पे मजबूर नहीं होगा कि उसको क्या मिला? क्या उसका बच्चा जो जख्मी के अलावा क्या वो सजा से बच सकता है? अभी जज मरे नहीं है, अब्दुल कादिर भाई बड़े मेरी बात सुनो, माना कि गलत लोग मौजूद है माशरे में, माना कि करप्ट जज मौजूद है, मेरा इख्तिलाफ है, लेकिन सवाल क्या है, हर वो कहता है सर मेरा इख्तिलाफ है, माज़रत के साथ बात करती, बड़े बड़े शद्दाद, बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े नमरूद आए, और सारी मिसालें कौम समूद, कौम आद की हमारे सामने मौजूद हैं। 200 फीट के उनके कत्ते पहाड़ों को चीर के घर बनाते थे, हम सब पढ़ते भी हैं, अज़ाब इलाही हमारे सामने हैं आज भी उसी तरह से। लेकिन मामला क्या है, उसके बावजूद हमारी रूह इस बात पे जो है वो तस्कीन नहीं पकड़ती कि हम सही काम कर लें तो तस्कीन की तरफ चले जाएं। हम करते गलत हैं, सारी चीज़ें हमें पता है कि जी ये जज़ा, ये सज़ा है, ये अल्लाह का खौफ है, ये अज़ाब है, ये दोज़ख है, ये जन्नत है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं जी। साथ साथ ये भी कहो, लेकिन वो अल्लाह का खौफ हमारे दिलों से उठ गया है कि उन वालिदैन को जो ये समझ रहे हैं कि वो बच्चों को लाखों रुपए के कपड़े देते हैं या लाखों रुपए की गाड़ियां देते हैं या इसको आयशी के लिए हर किस्म के फैसिलिटेट करते हैं, उनको अगर वो बच्चों पर ज़हन नहीं रखते कि उनके दोस्त कौन है, मैं ये भी वालिदैन से कहना चाह रहा हूँ कि अपने बच्चों के दोस्तों पे नजर रखें, मैंने यही उनके दोस्त कौन है, क्योंकि जब उनके दोस्त को आपको पता चलेगा तो आपकी अपनी बच्चे की जो मूवमेंट है उनको पता चलेगा। वरना अगर आपको अपने बच्चे के बारे में नहीं मालूम कि वो कहाँ उठता बैठता है, कहाँ जाता है, तो आपको वालिदैन कहने का आपको कोई हक नहीं है कि आप अपने आप को ये कहे कि मैं वालिद हूं या सर ये वो वक्त आ गया है मोमल, 2 जुमले उसके बाद आप बात आगे कर लीजिएगा। ये वो वक्त आ गया है, मैं इस डिफेंस में जहाँ बैठे हैं ना हम लोग इस वक्त, मैं स्पेसिफिक इसकी मिसाल नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको स्टेटस की बात बता रहा हूँ कि अब बच्चा जो है सैटरडे नाइट को क्लब्स में जाके स्निफिंग करता है, वालिदैन को नहीं पता। वो टैबलेट्स जिसे आप एक्सटीसी कहते हैं, वो महसूस होने के लिए खाता है, जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की होती है, वालिदैन को नहीं पता होता। वो जिस क्लास में अपने आप को मूव करवा चुका है ना, हमारी, मैंने आपसे कहा ना, हमने प्लांटेशन गलत किए हैं। वक्त बहुत कम है, जाते जाते मैं बस चाहूँगी कि आंटी अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ बोलना चाहें, अपील करना चाहें, आपकी पूरी आवाम आपको सुन रही है, करोड़ों लोग आपको सुन रही है, देख रही है।
मैं सदर पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस से सबों से अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए और ताकि आइंदा दोबारा कभी कोई इस तरह का जुल्म ना करे। अगर मुझे इंसाफ मिलेगा तो लोगों का होगा कि भाई इंसाफ मिलता है हमारे पाकिस्तान में। अगर मुझे कुछ मेरी दाद फरियाद नहीं सुनी जाएगी तो रोज़ लोगों की माओं के बच्चे इसी तरह से मरेंगे कटेंगे, किसी का भाई और किसी का बेटा, कोई बिल्कुल कुछ भी कोई अभी भी नाजरीन ये देखें आप अब ये चाह ये रही हैं कि हमारे और जितने भी बहन भाई हैं, बच्चे हैं, हमारे आगे की जनरेशन जो है उनके लिए ये जस्टिस है, उनके लिए ये पैगाम है, उनको सिक्योर करना है। ज़िशान, मैं आपसे भी चाहूँगी कि अगर आप कुछ बोलना चाहें आवाम से, देखने वालों से कुछ अपील करना चाहें। बस हमारी यही अपील है कि इंसाफ हमें जल्द से जल्द मिलना चाहिए और हमें उम्मीद है कि मिलेगा। एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है 7 डेज़ का, उसे फॉलो किया जाए, वरना यहाँ पे ऐसे केसेस भी होते हैं जो सालों साल चलते रहते हैं, जो एंड ही नहीं होता जिनका। बिल्कुल, प्लीज़ उस तरह ना हो हमारे साथ। मैं जी हमें बिल्कुल इंसाफ चाहिए और अल्लाह में ये हमारी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और हम पूरी कौम से और जितने इदारे हैं, मीडिया हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारा केस जो हाईलाइट किया जाए और हमारी मदद की जाए। इंशाल्लाह हम अपने कानूनी तरीके से जो है इंसाफ लेंगे, इंशाल्लाह मिलेगा, हमें उम्मीद है, अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन, जाते जाते मैं सिर्फ वालिदैन को, मैं खैर कोई होती नहीं हूँ किसी को सिखाने वाली या बताने वाली, एक अवेयरनेस ही होती है जो आके महसूस किया है। उस लफ्ज़ों में मैं ये बयान करना चाहूँगी कि अगर घर से हम अपने बच्चों की तरबियत बेहतर कर लें तो हम अपने ही बच्चों को, अपने ही जनरेशन को, जिसके लिए हम परेशान हैं, जिसके लिए हम बोलते हैं कि पूरी रात अगर हमारे बच्चे बाहर रहेंगे तो उनको हम बचा सकते हैं अगर हम खुद सख्त हो जाएं। अगर हमने बार बार यही बोलते रहें कि गवर्नमेंट और माशरा और मुल्क, हम अपने आप को ही सही कर लें। हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, अपने बच्चों को वो तरबियत देनी है, उनको रोकना है, उनको बताना है, उनको वक्त देना है, उनको टाइम देना है। इतने मुब्तला हो चुके हैं काम में वालिदैन कि हमारे पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, तो उनको क्या तरबियत देंगे, क्या सिखाएंगे। जो बड़े लोग हैं, बड़े घर के लोग हैं, उनसे मैं कहूँगी बेशक आप उनको चांदी सोने में तोल दें, लेकिन एक डर जो वालिदैन का डर होता है, अल्लाह के बाद जो वालिदैन का डर होता है, वो डर उन बच्चों में होगा तो ऐसी कोई हरकत या ऐसा कोई हादसा नहीं पेश आएगा। कल को अल्लाह ना करे कोई भी बच्चा हो सकता है। घर से शुरुआत करनी है। इन बहनों को, इन माँ को, इन बाप को, इस भाई को, इन दोस्तों को, इनके रिश्तेदारों को, सारे तमाम लोगों को इंसाफ चाहिए। जी, मेरे गार्ड से ले जाओ, किसी के घरों पे जाके हमला करो, तो उन वालिदैन का क्या होगा? बिल्कुल, उनको कौन समझाएगा? क्या वो जाहिल है, पढ़े लिखे नहीं है, जॉब करते हैं, किसी को प्रोटेक्शन देने के बजाय खुद क्राइम कराते हैं। इसमें तो ये शामिल हुआ ना कि खुद क्राइम करा रहे हैं। इसका तो हुक्मरानों को और स्पेशली आईजी को ये लेना चाहिए। हमारे हुक्मरानों को क्या, हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट का बंदा हमारे पास आए? कितने फासले पे सीएम बैठा हुआ है, कितने फासले पे वफाकी वजीर बैठे हुए, कितने फासले वजीर दाखिला बैठा हुआ है, इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हुए। क्या हमारे दर्द में शामिल हुए हैं कोई? यहाँ कोई कानून नहीं, सिंध का कोई कानून नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई कानून होता हो, सिंध में ख़ास तौर पे। बिल्कुल। जाते जाते हमारे पास वक्त बहुत कम है। जुनैद भाई, मैं चाहूँगी कि अगर आप मग़फ़िरत की दुआ सुलेमान के लिए हम सब यहाँ पे शामिल हैं। बल्कि
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमें देखा जा रहा है, मेरी गुजारिश होगी जी बिल्कुल कि एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ के मेरी मिल कर दीजिए। और हम सब लोग मिल के ज़ाहिर दुआ करते हैं, सब बनना सब ने, लेकिन बात यह है कि यही वो हुस्न है हमारे माशरे का कि हम एक दूसरे को ईसाल भी करें और एक दूसरे के दर्जात की बुलंदी और उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। और गम बांटना बहुत बड़ी बात है, तो मिल के आइए दुआ करते हैं। बिल्कुल हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। परवरदिगार आलम, जो कुछ पढ़ा इसे अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इसका सवाब हमारी तरफ से, हमारी आल औलाद की तरफ से, हमारे वालिदैन की तरफ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियतन तोहफ़तन पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनके सदक़े से कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरों को, तमाम खुलफ़ाए राशिदीन को, तमाम अशरा मुबशरा को पेश करते हैं, बिलखुसूस शुहदा बदर को, शुहदा करबला को, शुहदा हुनैन को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक क़यामत तक जितने मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात आए हैं आएंगे, सब की अरवाह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस सुलेमान राशारी की रूह को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन, इस बच्चे की मग़फ़िरत फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन, इसके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह, सुलेमान के घर वालों को सब्र जमील अता फरमा के उसके बदले में इन्हें अजर अजीम अता फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, इनकी माँ की मामता प्यासी हो गई, परवरदिगार आलम इन्हें सब्र अता फरमा। या अल्लाह, इनके वालिद को सब्र अता फरमा। या अल्लाह, इनकी बहनों को सब्र अता फरमा। परवरदिगार आलम इसे करवट करवट जन्नत नसीब फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, बशरी तकाज़ों के मुताबिक दुनिया में रहते हुए इससे जितनी खताएं गुनाह सरजर्द हुए, या अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम, सुलेमान की कब्र को हद नज़र वसी फरमा दे, उसे जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, उसे दोज़ख की तपिश से, उसकी आग से महफूज फरमा दे। बरोज़ महशर जब वो पेश हो तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास इनायत और शफ़ाअत नसीब फरमा दे। इलाहुल आलमीन, जो लोग जुल्म करते हैं, परवरदिगार उन्हें उनकी इंतहा तक पहुँचा दे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुँचा दे। इलाहुल आलमीन, पाकिस्तान में अदल नाफिज फरमा दे, इंसाफ नाफिज फरमा दे, पाकिस्तान के एक एक बच्चे की हिफाजत फरमा। ऐ इलाहुल आलमीन, वो दौर पाकिस्तान में आ जाए, या अल्लाह वो दौर आ जाए कि जहाँ हर शख्स रात